हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फतेह में। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान के 150 MCQ के बारे में दोस्तों। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें हम अपने पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है देख सकते हैं आप। ये रहा हमारे स्क्रीन पर, ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम दोस्तों। देखिएगा, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है दोस्तों। अगर हम बात करें हमारे शरीर में जो मुख्य अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनकी संख्या दोस्तों कितनी है, तो आपको बता दिया जाए। इनकी संख्या हमारे शरीर में 6 है, 7 है, 8 है या दोस्तों 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 होगी। क्या होगी दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी संख्या दोस्तों 8 होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। देखिएगा, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। पुरुष प्रजनन तंत्र का ध्यान रखिएगा, आपको से पूछा गया है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको देखिएगा ऑप्शन दिए हुए हैं शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट या अंडाशय। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। अंडाशय जो है वो महिला प्रजनन तंत्र होता है दोस्तों। पुरुष तंत्र में ये शुक्राशय, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथियाँ आती हैं, जबकि अंडाशय आता है दोस्तों महिलाओं के प्रजनन तंत्र में। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि गर्भावस्था की अवधि में कितने दिनों का समय लगता है दोस्तों। यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है। ऑप्शन हमारा है 280 दिनों का, 180 दिनों का, 160 दिनों का या फिर 140 का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 280 दिनों का। कभी कभी 272 या 280 आता है, ध्यान रखना 270 से 80 के बीच में कोई सा भी अगर समय आता है तो ऑप्शन आपको पास जो ऑप्शन होगा वो आप करेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। 70 से 80 के बीच में दोस्तों, 270 और 280 के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, यानी पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। वो किसकी कमी से होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन की कमी से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है या एंड्रोजन की कमी से होता है दोस्तों। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एंड्रोजन। यानी कि अगर हम बात करें पुरुष में अगर एंड्रोजन की कमी आ जाए तो समझ लीजिएगा उस पुरुष के अंदर पुरुष के गुण कम होने लगे हैं, यानी नपुंसकता जो है स्टार्ट हो चुकी है उसके शरीर के अंदर दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है कि रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है दोस्तों। आपको बता दिया जाए कि रजोधर्म या मासिक धर्म को हम पीरियड्स भी कहते हैं, और इसका जो समयकाल होता है एक सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो 27 से 28 या 1 महीने तक का होता है दोस्तों। आपको बता दें ये रजोधर्म की जो प्रवृत्ति होती है, यानी मासिक धर्म की जो प्रवृत्ति होती है महिलाओं में, वो 45 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक होते होते क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। और महिलाओं के अंदर जो गर्भधारण की क्षमता होती है वो 50 साल तक आते आते ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारे पास में है 2 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को या फिर 2 अक्टूबर 2016 को ये अभियान चालू किया गया था दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं ये जो हमारा अभियान था स्वच्छ भारत अभियान, इसको चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर 2014 दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। आखिरकार जो माँ का दूध होता है वो बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो आपको बता दें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 4, प्राकृतिक प्रतिकारिता या सुरक्षा एवं स्नेह, या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि प्राकृतिक
अधिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों ही माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, यानी जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके तुरंत बाद हमें उस शिशु को क्या देना चाहिए? क्या माता का दूध देना चाहिए, या गाय का दूध देना चाहिए दोस्तों, या बकरी का दूध देना चाहिए, या फिर भैंस का दूध देना चाहिए? तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा माता का दूध हमें बच्चे को सबसे पहले देना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ तक कि कम से कम 6 महीने तक, कितने दोस्तों? कम से कम 6 महीने तक माता के दूध के अलावा बच्चे को पानी तक भी नहीं दिया जाता दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है माता का दूध आएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान जानते हो, बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया को स्तनपान कहा जाता है। कहते हैं शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक होता है, केवल शिशु के लिए आवश्यक होता है, या केवल माता के लिए होता है, या दोनों में से किसी के लिए, ना तो शिशु के लिए और ना ही माता के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है दोस्तों वो होगा हमारा शिशु के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ये, और माता के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? क्या वो शैशवावस्था कहलाती है, क्या वो बाल्यावस्था कहलाती है, या वो किशोरावस्था कहलाती है, या प्रौढ़ावस्था कहलाती है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं, और 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु को हम वो कह सकते हैं किशोरावस्था कहते हैं, और जो है 19 साल से लेकर 59 साल तक की अवस्था को हम युवावस्था कहते हैं, और 59 साल की ऊपर वाली अवस्था को हम वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हम क्या कहते हैं? वो शैशवावस्था में होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए दोस्तों? यानी कि नवजात यानी कि पैदा होते ही बच्चा जब पैदा होता है, गर्भ से बाहर निकलता है, वो नवजात शिशु होता है। और उस नवजात शिशु को अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया स्तनपान कब से कराना चाहिए, जन्म के दिन से ही करा दिया जाए, या जन्म के 1 दिन के बाद कराया जाए, या जन्म के 2 दिन बाद कराया जाए, या जन्म के 3 दिन बाद से ये किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि नवजात शिशु को स्तनपान उसी दिन से कराया जाना चाहिए जिस दिन से उसका जन्म होता है, यानी जन्म के दिन से ही इसका स्तनपान शुरू होता है दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा बच्चा है उसको ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है दोस्तों? तब पड़ती है जब या तो माता पिता दोनों बीमार पड़े हों, या माता पिता नौकरी पर चले जाएं, या माता पिता की अनुपस्थिति या माता पिता वहाँ पर उपस्थित ही ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उस समय बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, यानी अतिरिक्त देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बात करते हैं जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का एक एवरेजन जो भार होता है वो कितना होता है? तो 1 किलो से लेकर 2 किलोग्राम होता है, या 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम होता है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में अगर बच्चे का जन्म है, मतलब वजन है, तो समझ लीजिए वो किस में आता है? औसत भार में आ जाता है दोस्तों। और इसको हम सामान्य भार की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो कहता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है दोस्तों। यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है दोस्तों। रतौंधी के लिए, पोलियो के लिए, हैजा के लिए, या टाइफाइड के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। रतौंधी को ख़त्म करने के लिए विटामिन ए की चीज़ जो है हमें कह सकते हैं दवाएँ दी जाती हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। अगर हम बात करें भारत में स्वास्थ्य की समस्या है क्या, तो क्या संक्रमण की समस्या है, क्या बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, या पोषण की समस्या है, या इनमें से सभी है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, संक्रमण रोग की समस्या, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का जाना संक्रमण रोग कहलाता है। बिल्कुल ये सही है, ये वाली समस्या हमारे देश में है। दूसरा कहता है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, क्या हमारे देश की जनसंख्या कम रही है। आप खुद बता सकते हैं हमारे देश की जनसंख्या पिछले आंकड़ों के मुकाबले इस बार बढ़ने के चांसेस भी हैं और बढ़ भी रही है, लगातार बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या की समस्या भी हमारे देश में मौजूद है और ये भी एक प्रकार से स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न करती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पोषण की समस्या की बात की गई है। पोषण की समस्या यानी कि जब किसी व्यक्ति को भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो उसका स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे पास में जो 4 ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शंस हैं, संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। यानी भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है, ये तीनों की तीनों समस्याएं हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना, क्या हम जैसे जब बच्चा छोटा सा होता है वो सबसे पहले जब वो लेटा पड़ा होता है तो क्या करता है, हाथ पैर चलाता है और कोशिश करता है सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, सिर ऊपर उठाता है। तो ध्यान रखना, सिर संभालना तो मतलब एक प्रकार की उसकी क्रियात्मक विकास है, ठीक है। बोलना कुछ कहना, घुटनों के बल चलना, ये भी क्रियात्मक है। और पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, जैसे मारकर मैंने ले रखा है इसको पकड़ना, या किसी चीज़ को पकड़ना, या माँ का आंचल को पकड़ना, माँ की बाहों को पकड़ना, ठीक है। इस प्रकार से किसी चीज़ या उंगलियों को पकड़ना, ये तो ये क्रियात्मक विकास कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक विकास कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो बोलना, सुनना, ये वो क्रियाएं हैं जो क्रियात्मक विकास में नहीं आती हैं दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि से तात्पर्य है, आखिर वृद्धि होती क्या है। क्या शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होती है, एकदम सही है। वृद्धि मापी जा सकती है, एकदम करेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि वृद्धि संख्यात्मक होती है जिसे हम माप सकते हैं। वृद्धि का एक निश्चित समय होता है जिस समय में वृद्धि करती है, और शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, 5-6 फुट का हो जाता है, तो वो इसका मतलब शरीर का आकार में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो वृद्धि से तात्पर्य है ये तीनों ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है वृद्धि से अभिप्राय है। जो वृद्धि है उससे अभिप्राय है क्या, गुणात्मक विकास से है, संख्यात्मक विकास से है, ज्ञानात्मक विकास से है, या फिर संवेगात्मक विकास से है दोस्तों। तो अगर हम आगे यहाँ बात की गई है वृद्धि की, तो वृद्धि की अगर हम तुलना करते हैं तो वृद्धि का परिभाषा जो होती है या वृद्धि से अभिप्राय जो होता है दोस्तों, वो होता है संख्यात्मक विकास से। क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित सीमा होती है और हम संख्या में निकालते हैं। 5 फीट की हाइट है, 6 फीट की हाइट है, 5.5 फीट की हाइट है, या 4.25 फीट की हाइट है। तो हमने संख्यात्मक विकास के रूप में इसको देखा। तो वृद्धि से अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, संख्यात्मक विकास की बात आती है। और अगर ओनली विकास की बात करें तो विकास आ जाता है गुणात्मक विकास के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि क्या है, वृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास से। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है दोस्तों। खसरा से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, टिटनेस से बचने के लिए, या फिर डिप्थीरिया से बचने के लिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पोलियो से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वैक्सीन को मुंह के द्वारा, कुछ बूंदों के द्वारा इसमें जो है डाल दिया जाता है मुंह में, ताकि जो है पोलियो से बचा जा सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, क्या वो यकृत है, क्या वो थायराइड है, या पीयूष ग्रंथि है, या फिर दोस्तों लार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि का। यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी बच्चे के अंदर इतना प्रतिशत अगर पानी की कमी हो जाए तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 10%, 15%, 20% या 25% दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? तो माता के दूध के साथ साथ पानी भी बच्चे को दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? पानी भी बच्चे को दिया जाता है। तो शहद, ग्लूकोज और पानी में देखिएगा कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, पानी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला हमारा कि शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है दोस्तों? शैशवावस्था भी हमने चर्चा की थी, शैशवावस्था की हमने चर्चा की थी, बाल्यावस्था की हमने चर्चा की थी, किशोरावस्था की हमने की थी, प्रौढ़ावस्था की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैशवावस्था की जो कितने वर्षों की अवधि होती है वो होती है 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि होती है दोस्तों। सॉरी 6 वर्ष तो दिया नहीं है यहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर 6 नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप 4 वर्ष लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है? भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के गुण हैं। यानी कि भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के क्या हैं? क्रियात्मक गुण हैं, जो है ज्ञानात्मक गुण हैं, शारीरिक गुण हैं या फिर संवेगात्मक गुण हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा भय, क्रोध और प्यार। ये एक प्रकार के इमोशंस हैं दोस्तों। क्या है ये? एक प्रकार के इमोशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संवेगात्मक विकास, यानी कि जो इमोशनात्मक जो हमारे पास में जो एक्टिविटीज़ बच्चा करता है छोटे से उम्र में, भय, डरना, क्रोध करना, भय यानी प्रेम करना, ये सारी क्रियाएं संवेगात्मक विकास में आती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। यानी कि आखिर अगर हम रोग मुक्त हैं तो क्या प्राप्त होता है? अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर आप रोग मुक्त हैं तो आप अच्छा स्वास्थ्य अपनाएंगे, आप खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन जिएंगे और व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो देश की आर्थिक उन्नति में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि BCG का टीका किससे, जो BCG का जो टीका है वो उसका जो संबंध है वो किससे है? तो देखिएगा टीबी से है, हैजा से है, बुखार से है या फिर चेचक से है दोस्तों। तो आपको बता दिया जाए कि जो BCG का जो टीका का होता है, BCG का वो होता है टीबी से संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसको कहते हैं ICDC, अभी बोला गया है समेकित बाल विकास सेवाएं, इसमें बालक को भी शामिल किया जाता है और महिला को भी शामिल किया जाता है, यानी कि उसकी माता को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्टार्ट किया गया था क्या 1975 में किया गया, 1975 में या 1979 में या 1960 में या फिर 1990 में। तो दोस्तों देखिए समेकित विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, तो समेकित विकास का जो शुरुआत होता है वो होता है 1975 से दोस्तों। कब से होता है दोस्तों? 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएं शुरू की जाती हैं। ठीक है, 1975 से पहला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि रक्त कोशिकाएं क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रक्त कोशिकाएं नहीं हैं। क्या नहीं है? लाल रक्त कण नहीं होते हैं, सफ़ेद रक्त कण नहीं होती हैं, स्प्लीन नहीं होती या फिर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। तो देखिएगा हमारे रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं हैं पाई जाती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल भी पाई जाती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल भी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, लेकिन स्प्लीन नहीं पाया जाता दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी स्प्लीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है
वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है दोस्तों? वृद्धि और विकास को पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां या इनमें से सभी। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा पोषण ना मिले तो आपकी वृद्धि और विकास दोनों ही प्रभावित होंगे। आपको अच्छा वातावरण ना मिले तो आपका विकास प्रभावित हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर आपकी सही से काम नहीं कर रही हैं, अच्छे से स्रावित नहीं हो पा रही हैं, तब भी वृद्धि और विकास में एक प्रकार से समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीलिया रोग है, आखिर पीलिया रोग है क्या? आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं होता? तो देखिएगा, क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि अगर किसी को लक्षण दिखाई देते हैं कि ये इसको पीलिया हो रखा है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? या तो उसकी आंखें देखी जाती हैं इस प्रकार से, नाखूनों को इस प्रकार से दबा कर देखा जाता है कि पीला पीला तो नहीं हो रखा है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं जिससे पता चल जाता है कि बंदे को क्या हो रखा है? पीलिया हो रखा है। ठीक है, तो देखिएगा, आंखें पीली पड़ जाती हैं अगर जिसको पीलिया होता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा किसके द्वारा फैलता है? जो है कह सकते हैं जो है विवियों द्वारा, टिटनस द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि विवियों के द्वारा इसको ये हैजा फैल जाता है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए, अगर आप अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं, सही पानी नहीं पीते हैं, अच्छा साफ सुथरा खाना नहीं खाते हैं, तो हैजा होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? समय अवधि, उद्भवन अवधि, संक्रमण काल, या इनमें से कोई नहीं। कहते हैं देखो, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की जो अवधि होती है वो दोस्तों हमारी कहलाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका समय है आपका यहाँ पे दे रखा है उद्भवन अवधि। क्या होगी दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उद्भवन अवधि, यानी कि उत्पन्न होने का ऐसा समय जब रोग क्या होते हैं कि रोगों के जब लक्षण दिखने लगते हैं, इनकी वो उद्भव हो चुके हैं, यानी उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? क्या उसका समाज होता है, क्या उसका पड़ोसी होता है, या उसका परिवार होता है? तो जो बालक होता है, छोटा सा बालक जो होता है, वो अपना सामाजिकरण का जो प्रभाव, सामाजिकरण के बारे में वो अपने परिवार से ही जानता है। एक छोटा सा भाग होता है समाज का, परिवार, उस परिवार से ही वो समाज के बारे में जानना शुरू कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? जो डिप्थीरिया है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु जो होते हैं वो शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पहुंचते हैं और वहां पर वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं? क्या आँख है, नाक है, पेट है, या फिर गला है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा गला। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? यानी कि जो खसरा रोग होता है, इस प्रकार के रोग का जो संप्राप्ति, जो प्राप्त काल होता है, वो कितने दिनों का होता है दोस्तों? क्या 2 से 3 दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का, या फिर 1 से 2 दिन का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 7 से 10 दिन का काल होता है। ठीक है, संप्राप्ति का काल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका होगा, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? जो 4 वर्ष के बालक होते हैं आखिरकार वो किस प्रकार के रंगों को पहचानने लगते हैं? प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, तृतीयक रंग, या स्थानिक रंग? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, प्राथमिक रंगों की ये पहचान करने लगते हैं, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय उसका वजन कितना होता है? तो हम कहते हैं औसतन अगर हम देखें तो 2.5 से लेकर
3.5 के आसपास उसका वजन होता है, इतना अगर होता है तो बच्चा सामान्य है, अच्छा है, एकदम स्वास्थ्य उसका बढ़िया है। लेकिन वहीं पे अगर हम बच्चे की हाइट की बात करते हैं, उसके साइज की बात करते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है, एक नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो साइज होता है वो होता है 20 इंच। कितना होता है दोस्तों? 20 इंच होता है। तो देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच और 25 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 20 इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कहते हैं जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, यानी कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा कितने वजन का हो जाता है, उसका वजन कितना हो जाता है? क्या वो दुगुना हो जाता है, क्या वो तिगुना हो जाता है, क्या वो चौगुना हो जाता है, या वो 5 गुना हो जाता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बच्चा जब जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का जो भार होता है तिगुना होता है दोस्तों। कितना होता है? तिगुना होता है, यानी कि 3 गुना उसका भार बढ़ जाता है। यानी कि जन्म के समय वो 3 kg का था, तो अब 3 वर्ष के बाद वो 9 किलो का यानी कि 9 kg का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पेचिस से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो देखिएगा अगर बच्चे को या किसी व्यक्ति को पेचिस हो रखा है तो ऐसी कंडीशन में उसे नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल हमें देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कहता है बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए। जो बच्चे का स्कूल का जो टिफ़िन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? संतुलित हो, जिससे बालकों का स्कूल बैग पुस्तकों के खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि भोजन जो है टिफ़िन में इस प्रकार के रखे जाएं जो संतुलित आहार प्रदान करते हों, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जो स्कूल के बैग और पुस्तकों को खराब भी ना करें, इस प्रकार का हो जिससे प्रतिदिन भिन्नता लिए हुए होना चाहिए भोजन। आज अगर आपने एक सब्जी दी तो दूसरे दिन कुछ और बना के दें, तीसरे दिन कुछ और बना के दें, एक ही प्रकार का भोजन उसको बार बार ना दें। ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से या जल तथा भोजन से। तो एड्स जब तक संपर्क में नहीं आता है ब्लड तब तक ये नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ना तो हाथ मिलाने से फैलता है, ना ही साथ साथ खेलने से, ना ही जल तथा भोजन से। तो ये किससे फैलता है? संक्रमित सुइयाँ। अगर एक व्यक्ति को एड्स है, उसको सुई लगाई और वही सुई किसी दूसरे व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाती है तो उसको भी एड्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षय रोग के लक्षण क्या हैं? क्षय रोग के लक्षण क्या हैं? लगातार सूखी खांसी आना, या 99 से लेकर 100 डिग्री तक बुखार रहना, या छाती में दर्द रहना, या उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा क्षय रोग के जो लक्षण हैं वो उपर्युक्त सभी इसमें आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जब लगातार सूखी खांसी आती है, 99 से लेकर 100 तक बुखार आपका बना रहता है परमानेंट, छाती में तेज़ी से दर्द होता रहता है, समझ लीजिए आपको क्षय रोग हो चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, भय का, क्रोध का, या नापसंद का? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर प्यार का संवेग जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। देखिएगा बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, या इनमें सभी। तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चों में कभी भी किसी प्रकार की समस्या अगर होती है वो जन्म के पूर्व से पहले भी, एक जन्म से पहले भी हो सकती है, माँ के गर्भ में भी हो सकती है। यानी कि अगर बच्चे मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो जो कह सकते हैं धूम्रपान का इस्तेमाल करती है, चाहे वो सिगरेट का इस्तेमाल करे या फिर कह सकते हैं शराब वगैरह का इस्तेमाल करती है, तो बच्चा असमर्थता प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो अपाहिज हो सकता है, या उसमें किसी प्रकार की भी डिसऑर्डर्स जो है जन्म ले सकते हैं।
या फिर जन्म के समय, जन्म के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय इन्वायरमेंट में किसी प्रकार की घटना घट जाए, जन्म के पश्चात भी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो देखिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ए बी सी में दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। जन्म के समय पे भी कोई दुर्घटना घट सकती है, जन्म के कुछ समय के बाद भी घट सकती है और जन्म से पहले भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का, MMR का, पोलियो का या BCG का? तो देखिएगा, टेटनस से बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है डीपीटी का। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों ए, डीपीटी का इसका जो है ऑप्शन होगा। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, क्या करता है? पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपर्युक्त सभी? तो देखिएगा, जो समेकित बाल विकास परियोजना है उसमें पूर्व जो कह सकते हैं शालेय शिक्षा प्रदान की जाती है, टीकाकरण उपलब्ध कराया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? सामाजिक विभेद करना, मित्रता, सहानुभूति या प्रतियोगिता? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में जो विकसित होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मित्रता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास होता क्या है? आखिरकार विकास से क्या तात्पर्य है? विकास होता क्या है? विकास किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि मानव में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। पहली बात समझें, विकास जन्म से पहले और जन्म के मरने तक, यानी कि मरने तक की अवधि तक विकास कंटिन्यू होता रहता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में 3 महीने का होता है, 3 महीने से ही उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि उसके बाद फिर जन्म लेता है, जन्म से लेने के बाद फिर दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करता है और धीरे धीरे जितने भी उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस आते हैं, जो भी अनुभव वो अनुभवों के द्वारा जिस प्रकार की वो गतिविधियाँ सीखता है वो सब विकास के अंदर आता है। इसी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि मनुष्य में जो विकास की जो गणना की जाती है वो की जाती है गुणात्मक परिवर्तन से, और ये जीवन पर्यंत चलती है जब तक व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता, मर नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको जब कुछ बोलना नहीं आता तो सामान्य हो गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे बोलना भी आता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी। तो ध्यान रखिएगा, वो विशिष्ट हो गया। क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। इसीलिए विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमने सीरीज़ में अपने आप यहाँ पर 50 MCQ कंप्लीट किए हैं दोस्तों, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों, और आगे की जो है हमारा जो वीडियो है वो जारी रहेगा। तो आगे देखते हैं कि मानसिक विकास होता है। जो मानसिक विकास है, आखिरकार मानसिक विकास होता क्या है? कहते हैं ये नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता रहता है। बारे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही है। अनियमित एवं क्रमबद्ध तरीके से होता है, एकदम गलत बात है। अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से होता है, एकदम गलत बात है। किसी भी तरह से नहीं, बच्चे के वंशानुक्रम से होता है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो मानसिक विकास होता है वो नियमित होता है, क्रमबद्ध होता है, यानी कि समय समय पर कितना होना है वो होता रहता है, और एक क्रमबद्ध होता है, यानी कि 1 साल में कुछ और विकास होगा, 2 साल में कुछ और, 3 साल में कुछ और, 15 साल में कुछ और, 25 साल में कुछ और, यानी कि उसमें क्रमबद्ध तरीके से नियमित रूप से क्या होता है? लगातार मानसिक विकास होता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? संबंधित शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं, शारीरिक क्षमताएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? परिपक्वता, अपरिपक्वता, यौवनावस्था या डिप्थीरिया? तो इसे कहते हैं हम परिपक्वता, यानी कि वो व्यक्ति उन सारी क्रियाओं को करने योग्य हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे है शारीरिक जो है संबंधित शारीरिक क्षमताओं की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अक्षमताएं दी होती हैं, अक्षमताएं,
तो आता अपरिपक्वता, क्योंकि अपरिपक्व होता है व्यक्ति तो उसके पास में काम करने की गुण नहीं होते हैं, वो क्षमता नहीं होती है। अगर यहाँ पूछा गया शारीरिक जो है संबंधित शारीरिक क्षमताओं के बारे में, तो परिपक्व होगा तभी वो सारी क्रियाएं या कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी नहीं आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा भी मैंने पहले बताया था आपको, क्या वृद्धि कहलाएंगे, उतार चढ़ाव या कमी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृद्धि है। आकार में परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, वजन में होगा, लेकिन ये सब एक निश्चित सीमा तक होगा, देन उसके बाद खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो वो देखिए कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है या बुढ़ापा है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो किस अवस्था में यौन परिपक्वता आती है बच्चों के अंदर, तो वो आती है बी, यानी किशोरावस्था में। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कुछ बच्चा जानने लगता है। वो अवस्था होती है किशोरावस्था। अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है इस अवस्था में, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होता है कि किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है, यानी कि मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मेलजोल बढ़ाता है अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, यारों से, सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। वो कौन सी अवस्था होती है? 1 से लेकर 2 की अवस्था होती है, 2 से 6 की अवस्था होती है, 8 से 10 की अवस्था होती है, उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं होता है। तो ऐसा ऑप्शन अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में बच्चा ऐसा ज़्यादा करता है, मेलजोल ज़्यादा हो जाते हैं, उसके दोस्त भी बन जाते हैं बाल्यावस्था में, और पड़ोस में भी वो संपर्क बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। आखिरकार हम ऐसी क्या चीज़ है जिसके द्वारा हम सहयोग की भावनाएं, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित करते हैं? भाषा के माध्यम से, परिवार में, खेल में या किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आता है खेल, क्योंकि खेल में हम एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, त्याग करना सीखते हैं, अनुकूलन एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीखते हैं, और प्रतिस्पर्धा भी कि ऐसे कैसे जीत जाएगा, जीतूंगा तो मैं ही, कंपटीशन की भावना भी आ जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र होता है मस्तिष्क, आँख, नाक या फिर गला। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात हो रही है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ होती कहाँ हैं? इनका केंद्र जो होता है वो होता है हमारा खुद का मस्तिष्क होता है। आपको बता दें कि मस्तिष्क का, हमारे मस्तिष्क का, एक वयस्क मस्तिष्क का जो सर का जो भार का जो वजन होता है वो होता है आपका 1450 ग्राम। कितना? 1450 ग्राम, यानी कि 1 किलो 450 ग्राम के आसपास हमारे सर का वजन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बीमारी में 104 से लेकर 105 तक तीव्र ज्वर है, यानी कि बुखार है। क्या है? बुखार है। किसी भी कोई एक बीमारी है जिस बीमारी में आप किसी व्यक्ति को 104 से लेकर 105 डिग्री तक तीव्र ज्वर यानी तीव्र बुखार है। तो दोस्तों बताइए उसे किस प्रकार की बीमारी होगी, यानी कि वो व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, वो करेक्ट आंसर तो मैं खैर बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है क्षय रोग, टेटनस, खसरा या हैजा। तो इसमें आता है दोस्तों टेटनस, यानी कि टेटनस होने पर क्या होता है, व्यक्ति का जो फीवर होता है, बुखार जो होता है वो बहुत तेज हो जाता है, 104 से 105 तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी, यानी टेटनस में ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अल्पकालीन ज्वर होता है कि जो बहुत कम समय के लिए रहता है। क्षय रोग बिल्कुल नहीं रहता, बहुत समय के लिए रहता है ये तो। मलेरिया भी है, जो है टाइफाइड भी है, जब तक पूरे एक दिन में 2 इंजेक्शन करके 7 मतलब 14 इंजेक्शन कुत्ते की तरह नहीं लग जाते हैं, तब तक टाइफाइड आपका ख़त्म नहीं होता। ठीक है ना, जितना रेबीज़ में इंजेक्शन लगते हैं 14, उसी प्रकार से टाइफाइड में भी लगवाने पड़ते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है वो कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है, इसीलिए इन्फ्लुएंजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है जो है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन या वसा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं यहाँ पे क्षय रोग से उत्पन्न जो घाव होंगे, घाव को भरने के लिए जरूरी नहीं है कि क्षय रोग से हो, किसी भी प्रकार के अगर घाव हैं उनको भरने का जो काम करता है वो काम करता है कैल्शियम। क्या करता है दोस्तों? टूटे फूटे सब चीज़ों को जोड़ने का काम करता है हमारा कैल्शियम, इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि टीकाकरण बच्चों को बचाता है। किससे बचाता है? पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से, उपर्युक्त सभी। देखिएगा हमारे देश में कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं बच्चे के पैदा होने के कुछ यानी कि 48 घंटे के अंदर, 148 घंटे के अंदर। इस प्रकार से क्या होता है कि जो है स्टेप बाय स्टेप 1 महीने, जब बच्चे 1 महीने का हो जाता है तब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं सॉरी। तो ये टीके क्यों लगाए जाते हैं और इन टीकों से फ़ायदा क्या हुआ है हमें? तो देखिएगा टीकाकरण बच्चों को बचाता है, पोलियो से बचा देता है, विकलांगता जो बच्चों में आ जाती है उससे बचा देता है, हेपेटाइटिस से बचा देता है और चेचक जैसी बीमारियों से भी बचाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संक्रमण की पहली अवस्था कहलाती है उद्भव काल, संक्रमण काल, टीकाकरण या पृथक्करण। तो संक्रमण की जो पहली अवस्था है वो उद्भव काल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे पास में 150 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे जिससे क्या होगा कि हम जल्द से जल्द अपने जो है कह सकते हैं लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको बता दें हम इस वीडियो के अंदर 1000 प्रश्न जो है कह सकते हैं MCQ लगाएंगे दोस्तों। जितने भी हमारे जो गृह विज्ञान से संबंधित MCQ हैं दोस्तों वो पूरे 1000 MCQ हम इस वीडियो में जो है अपने इस सीरीज़ में लगाएंगे, जिसमें हम पहली यूनिट के अंदर 150 MCQ लगाएंगे दोस्तों। कितने लगाएंगे? 150 MCQ लगाएंगे, इसलिए बने रहिए अंत तक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रा शेयर कर लें क्योंकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बात करते हैं कीटनाशक दवाओं का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, क्या चाहिए? रखना, पकाना, सजाना या धोना चाहिए। दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धोना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट में क्या होता है कि जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल होता है और वही दवाएं वो मान लीजिए सब्जी उगी है, मान लीजिए उस सब्जी को मार्केट से हम लेकर आए और लेके आने के बाद में उसको डायरेक्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि वो जो है दवाई हमारे शरीर के अंदर जाएगी और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं दोस्तों। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए जो सब्जियां हम मार्केट से लेकर आते हैं उनसे कीटनाशक का प्रभाव हटाने के लिए उनको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं, बिल्कुल सही है। माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रति जो है द्रव्ययुक्त होता है, एकदम सही है। माता के दूध से शिशु को रोगाणुओं की प्रतिकारिता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? 3 वर्ष तक के, 5 वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के या 9 वर्ष तक के लिए? तो जो बालवाड़ी कह लो या आंगनवाड़ी कह लो ये कम से कम 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करती है? अपनी आवश्यकताएं देती है, उनकी आवश्यकताएं फुलफिल करती है, पूरी करती है। लेकिन 6 वर्ष के बाद बच्चा फिर किस में चला जाता है? आंगनवाड़ी से निकल कर फिर उनके स्कूलों में एडमिशन होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खुशी एक संवेग है, क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, ए बी या दोनों या फिर कुछ नहीं? खुशी है भाई, खुशी हो रही है तो भैया रोएंगे धोएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा भाई, और जब खुश हैं भैया बड़े बड़े दांत निकाल के दिखा रहे हैं तो क्या है भैया? खुशी के मारे कहते हैं फूला नहीं समारा बंदा, तो वो आ जाएगा धनात्मक में। किस में आएगा दोस्तों? धनात्मक में आएगा। मानसिक विकास की प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभ होती है कहाँ से होती है? जन्म के पहले, जन्म के बाद, जन्म से ही या उपरोक्त सभी? तो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो जन्म के बाद से शुरू हो जाती है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के इस अनुकरण द्वारा सीखता है? तो वो सीखता है दोस्तों शैशवावस्था के समय, यानी कि जब वो शैशवावस्था का होता है, यानी कि 0 से लेकर 2 साल, फिर 2 से लेकर 6 साल तक जो अवस्था होती है, उस अवस्था में वो सबसे ज़्यादा अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। क्या होता है दोस्तों? नकल करके सीखता है। जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चा करना शुरू कर देता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने शुरू हो जाते हैं? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में या 8 वर्ष की उम्र में? तो बच्चों के अंदर जो स्थायी दांत होते हैं वो 6 वर्ष की उम्र में निकलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों को जो है पोलियो रोग प्रायः अधिक होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है दोस्तों, किस चीज़ का प्रभाव रहता है? वो रहता है वंशानुक्रम का और वातावरण का, दोनों का प्रभाव होता है बच्चों के शरीर में होने वाले विकास के लिए। ठीक है, तो दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। बात करते हैं गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है, यानी कि गर्भावस्था को किन अवस्थाओं में नहीं बांटा गया है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था या गर्भस्थ शैशवावस्था। देखिएगा, जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस दौरान के काल को बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शैशवावस्था कहा जाता है। लेकिन किशोरावस्था तो होती है 12 से 19 साल की। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती हैं? तो रोगों को दूर करने की जो क्षमताएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मां के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध क्या कहलाता है दोस्तों? विटामिन कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, कैल्शियम या कोलेस्ट्रम कहलाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि मां के स्तन यानी कि बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध स्टार्टिंग का जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? कोलेस्ट्रम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को पूरक आहार मिलने कितने माह के बाद से देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह या फिर 9 माह? तो इसका आंसर होगा 6 माह, यानी कि 6 माह के बाद से, यानी कि 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध ही देना है। उसके बाद से फिर आप उसको पूरक आहार दे सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का आहार बाहर से आप दे सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किस जो है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? किसके लिए? बच्चों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, अभिभावकों के लिए या इन सभी के लिए है? तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है वो लाभदायक होता है बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोटापे की स्थिति क्या कहलाती है? मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, रक्त बढ़ जाता है, वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है या शरीर की अस्थियां बढ़ जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा, फैट बढ़ जाता है, इसलिए आप मोटे हो जाते हैं। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या कहलाती है? सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में? तो ध्यान रखिए, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है? यानी कि क्षय रोग किस माध्यम से फैलता है? दूषित वायु से फैलता है, दूषित भोजन से फैलता है, दूषित मिट्टी से फैलता है, इनमें से सभी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम क्षय रोग की बात करते हैं तो क्षय रोग जो फैलता है वो फैलता है दूषित वायु की द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट जो है कह सकते हैं प्रदूषित है तो आप क्षय रोग से भी प्रभावित हो सकते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपको बता दिया जाए, जिसके पास आंखें नहीं होती हैं, जो अंधे होते हैं, उन बच्चों के लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थता होती है दोस्तों? यानी कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो अपंग पाए जाते हैं स्कूल के अंदर? तो उसमें आता है एवरेज समथिंग 15%। कितना था दोस्तों? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो असमर्थ होते हैं, यानी कि प्राकृतिक असमर्थता होती है। पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है या वयस्क अवस्था में विकलांगता या इनमें से कोई नहीं? भाई जो जन्म से ही हुई है वही प्राकृतिक मानी जाएगी। पोलियो के कारण आई वो प्राकृतिक नहीं, वयस्क अवस्था में विकलांगता आई नहीं, ये भी नहीं है, होगा तो जन्म से प्राकृतिक असमर्थता कहलाती है। यानी कि जन्म से ही गूंगा बहरा है या अंधा है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक अपंगता। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? तो ये होता है आपका टाइफाइड। जब टाइफाइड होता है तो क्या होता है कि जीभ सूखने लगती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जो है जमने लगता है, ये होता है हमारा टाइफाइड। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? लंबाई, वजन, दांत, भाषा या कोई नहीं है? तो इसका वजन होगा जो शारीरिक विकास के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वजन तो हमारा आता है वृद्धि के अंदर दोस्तों। किस में आता है? वृद्धि में आता है। ठीक है, लंबाई है और कह सकते हैं यहाँ पे दांत है, भाषा है, इनको छोड़कर अगर देखा जाए तो वजन क्या है, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि शरीर की ऊतकों का मूल आधार क्या है? सोडियम, वसा, क्लोराइड या फिर जल? तो देखिएगा, शरीर की ऊतकों का जो मूल आधार होता है वो होता है हमारा जल। इसके आधार पर ही हमारे ऊतक जो है विकास करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिएगा डीपीटी टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी? बिल्कुल नहीं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, इसके लिए लगाया जाता है इसको। MMR टाइफाइड, रतौंधी, इसके लिए भी नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब डीपीटी जो होता है उस टीका का जिस रोग को बचाने के लिए लगाया जाता है या जिस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है वो होता है हमारा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं हैं? शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षिक आवश्यकताएं, होंठ स्फुरण या प्रेम पाने और करने की आवश्यकताएं? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए क्या आवश्यक नहीं होता? क्या शारीरिक आवश्यकताएं आवश्यक है? क्या शैक्षिक आवश्यकताएं आवश्यक हैं? होंठ स्फुरण का मतलब होता है होठों का हिलाना। प्रेम पाने और करने की आवश्यकता। तो ध्यान रखिएगा कि जो नेत्रहीनी है तो उसको तो होंठ से मतलब ही नहीं है, उसे क्या दिखाई देगा होंठ हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं? उसे क्या पता कौन व्यक्ति होंठ हिला रहा है, वो किस आधार पर हिला रहा है? ये तो गूंगे बच्चों के लिए होगा ना होंठ हिलाना। तो ध्यान रखिएगा, एक नेत्रहीन बच्चा है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता होंठ स्फुरण से। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, यानी किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अतिसार किससे फैलता है? अतिसार विषाणु से, जीवाणु से, जो है विब्रियो कोमा से या फिर न्यूकोकिकस से? इसका करेक्ट आंसर आता है जीवाणु से। अतिसार में क्या होता है दोस्तों? तेज बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, उल्टियां भी आ सकती हैं दोस्तों। इसे कहा जाता है अतिसार। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम अतिसार। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है कि मानव शरीर रचना की इकाई होती है? कोशिका, ऊतक, अस्थि या तंत्र? तो कोशिका को मानव शरीर की एक इकाई कहा जाता है, रचना की इकाई कहा जाता है। भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है? तो बच्चा भाषा को आदान प्रदान करने के लिए 10 से लेकर 12 माह में क्या करने लगता है कि शब्दों का बलबलाना शुरू कर देता है, और जैसे पानी को पा, माँ को माँ, इस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? यानी कि वातावरण से क्या करता है, वो अपने आप को उसमें समायोजित कर लेता है या उसमें शामिल कर लेता है, उसके साथ एडजस्टमेंट बैठा लेता है। तो ऑप्शन नंबर है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी बाल्यावस्था में वो अपने मित्र भी बनाने लगता है और समाज के साथ अन्योन्य क्रियाएं भी करने लगता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी गुना होती है? 1/4, आधी, 2/3 या 1/3 होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका जो सर होता है, तो सर की जो लंबाई होती है वो शरीर की लंबाई की 1/4 होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा कि सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो सामाजिक विकास की जो चरम सीमा उत्पन्न होती है वो होती है दोस्तों युवावस्था के अंदर, ये चरम सीमा विकसित होती है।
अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही उत्पन्न होता है, एंड्रोजेंस, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा ये महिलाओं में होने वाले हाइड्रोजन है, जबकि मतलब हार्मोन्स हैं, जबकि बी ऐसा हार्मोन है जो थायरॉक्सिन है वो किस में होता है, पुरुषों में स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम। तो देखिएगा अब दूध पिलाने का काम कर रही है महिला, इसका मतलब इसको ज़्यादा चाहिए, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा किस में है, तो वो 25 ग्राम इसमें आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ कब से होता है दोस्तों। तो परिवार कल्याण का जो प्रोग्राम जो कार्यक्रम है हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये जो स्टार्ट होता है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1977 यानी कि 1977 से दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी। हम बात करें निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है, यानी कि इनमें से बताइए कौन एक ऐसा है जो बच्चे के पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है। बच्चे का जन्मक्रम, माता पिता से संबंध, दोस्तों से संबंध या भाई बहनों से संबंध। तो ध्यान रखिएगा इसमें आखिरकार आ क्या रहा है, पारिवारिक सामाजिकरण। बच्चों का जन्मक्रम से पता चलता है, माता पिता से संबंध है, दोस्तों से संबंध है, भाई बहनों से संबंध है, पर बच्चे का जन्मक्रम से तो कोई लेना देना है नहीं है, पारिवारिक सामाजिकरण से। तो इसमें करेक्ट आंसर ए आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर में रोगाणु प्रवेश पाते हैं, शरीर में आखिर रोगाणु जो एंट्री करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, हवा एवं पानी द्वारा। बिल्कुल सही है, हवा और पानी के द्वारा ये शरीर में एंट्री कर जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है दोस्तों, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपका। ठीक है ना, और भाई मेरे कैमरे की बैटरी भी जो है अब काफ़ी देर से जो है डिपर मार रही है, पता नहीं कब मेरा वीडियो बीच में बंद हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी करता हूँ। मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, अल्सर, हैज़ा या पैचिस। तो ध्यान रखिएगा डेंगू जो है वो मच्छरों से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है, कहता है जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए, 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 घंटे के बाद पिलाना चाहिए दोस्तों। कितने, 8 घंटे के बाद। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, नमक तथा चीनी का घोल पिला दो, डायरिया खत्म हो जाएगा दोस्तों। अपंगता का कारण क्या है, जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, बीमारी से भी हो सकती है, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे इसके आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं, क्या होते हैं, आवारा बालक, बालक बाल श्रमिक, अपंग बालक या कम सुनने वाले बालक। इसका मतलब आवारा बालक जो होंगे वो सामाजिक रूप से कैसे होंगे, असमर्थ बालक होते हैं दोस्तों। बात करते हैं किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग होता है, वैसे बैसिलस जो है पर्ट्यूसिस से, यूसोकोकस से या स्टेटोकोकस से या स्टेफाइलोकोकस से। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर आएगा बैसिलस जो है पर्ट्यूसिस से। किससे होगा दोस्तों, बैसिलस पर्ट्यूसिस से इसका जो है बीमारी होती है कुकर खांसी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है अंधों के लिए, सामाजिक बच्चों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए या गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। संकेतों का इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोल नहीं पाते पर देख पा रहे हैं, तो आप संकेत करते हैं, है ना, संकेत बताया जाता है बच्चों को कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार के संकेत दिखाए जाते हैं। तो गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए ऐसा होता है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता है। असहाय बच्चे कहे जाते हैं, मंदबुद्धि बच्चे बिल्कुल कहे जाते हैं, बहरे गूंगे बच्चे कहे जाते हैं, और अंधे बच्चों को भी हम असहाय बच्चे कहा जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, असहाय बच्चों को हम मंदबुद्धि बच्चे भी कहते हैं, बहरा एवं गूंगे भी असहाय बच्चे कहलाते हैं, और अंधे बच्चे भी असहाय बच्चे कहलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है, यानी कि कुछ बोलना शुरू कर देता है, 3, 5, 8 माह में, कितने में, या फिर 10 माह में। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 3 माह में बच्चा कुछ न कुछ बलबलाना शुरू कर देता है, गलगलाना शुरू कर देता है। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिकारक, एनोकुलेशन, रोग निरोधी क्षमता या उपचार। तो रोग निरोधी क्षमता इसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग है, रोग नहीं है, वायु के द्वारा खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, अतिसार है। अतिसार नहीं होता दोस्तों वायु के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण है, तपेदिक, टेटेनस, खसरा या जो है कह सकते हैं गलगोंट। तो टेटेनस है या खसरा है या तपेदिक है या फिर गलघोंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, यानी खसरा है। उच्च तापमान तथा
त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण हैं? वो है खसरा के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है? शीतकालीन में, गर्मी तथा बरसात में, वसंत ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो गर्मी तथा बरसात में अतिसार का प्रकोप ज़्यादा होता है दोस्तों। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है? परिवार नियोजन से है, छोटे परिवार से है, जनसंख्या की स्थिति से है, या सभी परिवारों के लिए है? तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य कारण है जनसंख्या स्थिति के बारे में जानना, जिससे क्या होगा, लोग जो है जागरूक होंगे और जनसंख्या हमारे लिए अधिक जनसंख्या लाभदायक है या नुकसानदायक है इसके बारे में जान पाएंगे दोस्तों। इसीलिए इस शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है, जनसंख्या शिक्षा का। बात करते हैं कीट जो है कोटिने बैक्टीरियम जो है होता है डिप्थीरियन नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है? खसरा जो है, गला घोंटू, हैजा या पेचिस? तो गला घोंटू रोग इससे फैलता है दोस्तों। अगली बात करते हैं अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तले भोज्य पदार्थ, नींबू पानी, उबला पानी या खिचड़ी? तो देखिएगा, अगर आपको अतिसार हो रखा है तो आप तले भोज्य पदार्थ बंद कर दीजिए, उसका तो बिल्कुल सेवन ना करें, नहीं तो भाई ऊपर आपका टिकट कट जाएगा। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, उबालकर, बर्फ जमा कर, जो है निर्जलीकरण द्वारा। इन तीनों के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो? अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर सकते हैं। जब सूक्ष्म जीव काम ही नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ खराब नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैक्टीरिया पर्यावरण के लिए कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे काम खत्म कर देता है ये, मतलब ये अब काम नहीं कर सकता है, निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। टाइफाइड एवं हैजा बीमारियाँ किस किस संदूषण से फैलती हैं? जल, भोजन, उपयुक्त दोनों से ही फैल जाती हैं। अगर आपने भोजन सही निश्चय नहीं रखा हुआ है, गंदा हो चुका है, पानी गंदा हो चुका है, मक्खी ने पेशाब कर दी, आप पोटी कर दी है मक्खी वगैरह ने, मच्छर वगैरह ने, और उसी पानी को आपने पी लिया है, तो आपको हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं या फिर टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ORS पेय बनाने के लिए इनमें से किससे मिलाना चाहिए? किसके साथ मिलाना चाहिए? तो दूध, सूप, जूस या पानी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानी। ORS का घोल हम पानी के साथ मिलाते हैं और टक से पी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं हम लोग? भाई किशोरावस्था कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसको? किशोरावस्था कहा जाता है 12 से 18 वर्ष तक की आयु को। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब पाठशाला से, पड़ोस से, घर से या मित्र समूह से? तो घर से, परिवार से, यानी कि घर परिवार से इसकी शुरू हो जाती है। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य क्या होता है? माता पिता, कर्मचारी, बच्चे एवं महिलाएं? इनमें से कोई नहीं। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्षण होता है बच्चे एवं महिलाएं, यानी कि बच्चों का स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वास्थ्य को टारगेट रखा किया जाता है इसके अंदर। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की जो है खुराक दी जाती है? रतौंधी रोग से, ताकि उसकी आंखें चमक दमक बनी रहे हमेशा। कहते हैं एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक क्या होता है? नशे के आदी व्यक्ति, बिल्कुल। वेश्यावृत्ति से संबंधित संलिग्न व्यक्ति, जो वेश्यावृत्ति में लगी हुई होती औरतें हैं या फिर मर्द हैं, जो भी हैं, वो पेशेवर, रक्तदाता, या इनमें से कोई नहीं, या सॉरी इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एड्स के ये वाहक हो जाते हैं, क्योंकि नशा में पीने के बाद उसे पता ही नहीं रहता वो कर क्या रहा है। अतिसार किससे फैलता है? अतिसार विषाणु से, जीवाणु से, जो है विवरियों या कोमा से, या फिर त्वचा से? तो देखिएगा, जीवाणु से अतिसार फैल जाता है। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में कौन कीड़ा द्वारा संवाहित रोग है? कीड़े के द्वारा संवाहित होता है मलेरिया, प्लेग, कालाजार, उपर्युक्त सभी है कीड़े ही हैं, मच्छरों से ही फैलते हैं ना ये सारे, चूहे, मच्छर वगैरह सब कीड़े से फैलते हैं, कॉकरोच वगैरह से। निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थ द्वारा संवाहित रोग है? तपेदिक, खसरा, हैजा, डिप्थीरिया? तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थ से? तो वो आ जाएगा आपका हैजा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं शिशु सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रैक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, माता पिता दोनों काम करते हैं और ड्यूटी जाते हैं, और या मान लीजिए दोनों बीमार होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसी जगह पर दे देते हैं जहाँ पर उनका सुबह से लेकर शाम तक देख रेख होती है, उसे कहा जाता है क्रैक। संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है? रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, संक्रामक का मतलब होता है जब एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, ये सारे वायु मिलते हैं और दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और वो भी संक्रमित हो जाता है। बात करते हैं हम किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में, या कह सकते हैं 12 महीने में? तो 9 से 12 महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? बूस्टर डोज देखिएगा किस आयु में दिया जाता है? बूस्टर यानी कि तेज़ी से जो है उसमें लास्ट होता है, जिसमें 16 से लेकर 24 माह में दे दिया जाता है, जिससे वो
फाइनली एक प्रकार का एक कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। और जहाँ पे समस्या आती है, जो प्रॉब्लम अगर आती है, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता दोस्तों, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DPT या पोलियो या टिटनस? तो इसका आंसर होता है DPT लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कुकुर खांसी से बचाव के लिए। बात करते हैं नवजात शिशु के जन्म के 148 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर BCG का होता है। कौन सा होता है? BCG का टीका लगा दिया जाता है 148 घंटे के बाद। DPT की बात करें तो DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो भैया 1 माह का बच्चा होता है तुरंत लगा देते हैं उसको। बात करते हैं नमी के कारण होता है। नमी के कारण क्या हो जाता है? जो है कह सकते हैं डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन हो जाता है नमी के कारण से। बच्चों में विकलांगता के क्या कारण होते हैं बता देते हैं। बच्चों में जो विकलांगता होती है उसके कारण क्या है? वंशानुक्रम, माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार, जन्म के समय चोट लगना या उपरोक्त सभी, ये तीनों के कारण हो सकते हैं इसके बच्चों में विकलांगता के कारण, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं बलबलाना प्रक्रिया कहलाती है भाषा विकास का, सामाजिक विकास का, भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बलबला रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, उसमें समाज का मतलब क्या? वो कुल मिला के एक प्रकार से भाषा का विकास होगा। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? आर्थिक क्षमता, आर्थिक अक्षमता, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अक्षमता। तो ध्यान रखिएगा, एक बच्चा है, एक बालक, उसे आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना? क्या वो बच्चा करोड़पति बन जाएगा तुरंत ही? उसको सबसे पहले उसके ऊपर जो ध्यान दिया जाता है बच्चे के ऊपर, क्या दिया? उसके शरीर पर, उसकी मानसिक स्थिति पर, उसके आसपास के समाज पर। उसकी आर्थिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं होता। बात करते हैं प्रसव प्रांत, यानी कि प्रसव के तुरंत बाद अवधि गंभीर है। किसकी? माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए। बिल्कुल, जैसे ही प्रसव होता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उस समय की जो स्थिति बच्चे के लिए भी गंभीर होती है और माता के लिए भी गंभीर होती है। इसीलिए इन दोनों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन प्रसव प्रांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निंद्रा, उत्तम पोषाहार। तो देखिएगा, ये तीनों नहीं होंगे। पहला ऑप्शन आएगा स्तनपान, ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा है जैसे ही प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ को बच्चे को कम से कम 8 घंटे के बाद ही माँ को पास भेजा जाता है या फिर दूध पिलाने का काम किया जाता है। क्यों? ताकि माँ एक प्रकार से रिलैक्स हो, तभी ये काम कर पाएगी। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, बिल्कुल सही है। गर्भनाल की देखभाल करना, बिल्कुल सही है। सिर्फ माँ का दूध देना, एक भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जलाने वाला कौन सा टीका नहीं है? भाई, अंदर दिया जाने वाला जो टीका है वो कौन सा नहीं है? कहते हैं BCG का, OPV का ये वाला नहीं होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा दोस्तों। अंड ग्रंथि कहा जाता है वृषभ को, शिशु को, शुक्राणु का अधिवृषण को। तो दोस्तों अधिवृषण आ जाएगा। ये तीनों ऑप्शन वाले तो किस में आते हैं? ये पुरुष में पाए जाते हैं। निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप खुद में साफ सुथरे नहीं है तो डायरिया, फाइलेरिया, हृदय रोग या मधुमेह। तो ध्यान रखना, डायरिया हो जाता है। इसलिए नहाए धोए रखो और स्वच्छ खाना पिए, जो है स्वस्थ खाना खाओ, बड़े तरीके से साफ सुथरा खाना खाओ, तो डायरिया से बच जाओगे। शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोगों को सुविधा प्रदान करना है, प्रतिष्ठा ये प्रदान करना है, मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मलमूत्र से दूर हो जाएगा व्यक्ति अगर शौचालय का इस्तेमाल करेगा। तो इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? मधुमेह, अस्थमा वायु प्रदूषण से होता है दोस्तों, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। अगली बात करते हैं, गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है? तो मिट्टी के फल, सब्जी, अनाज, मिट्टी की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। ये भाई गर्भावस्था का जो लक्षण है वो क्या है दोस्तों? देखिएगा, गर्भावस्था में क्या होता है? प्रातः काल की जो है प्रातः काल जी जो है जिचलाना, यानी कि प्रतिदिन जो है उल्टी होने का मन करना, बार बार मूत्र त्याग होना, माहवारी का बंद होना, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों देखिएगा, ये गर्भावस्था के ये तीनों लक्षण हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास क्वेश्चन अगला और भी है कि जन्म के समय स्वस्थ जो है नवजात शिशु का जो वजन होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो जब जन्म होता है तो 2 से लेकर 2.5 किलो के आसपास बच्चे का वजन होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्जलीकरण होने पर बच्चे को क्या पिलाया जाता है? यानी कि बच्चे
बच्चे के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो ORS का घोल पिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर जो पानी की कमी होती है दोस्तों वो दूर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जो प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, अलविदा एंड खुदा हाफिज़ दोस्तों।